सो वेलकम टू दिस फर्स्ट वीडियो। स्टार्ट कर रहे हैं अपन इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, वेट नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिसिटी एंड थर्मल एक्सपेंशन का ये छोटा सा चैप्टर है। ये रिवीजन है ना, इसका रिवीजन करेंगे। बहुत ही क्रिस्प रिवीजन होगा और मज़ा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा ऑफ कोर्स, मतलब जो मेन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आप भूल जाते हैं वही बताने वाला। दिस इज़ अ प्योरली रिवीजन सीरीज़, सो फॉलो करें इसको कम्प्लीटली। ठीक है, नाउ सबसे पहले इस चैप्टर में हम स्टार्ट जब करते हैं तो इलास्टिसिटी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है टॉपिक स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। थिंग इज़ दैट जो स्ट्रेस है, यहाँ पे जो फोर्स है ये आर्म फोर्स नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आर्म फोर्स नहीं है। इस पे जेईई मेंस क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, समझो। ये जो स्ट्रेस है ये फोर्स है जो कि रिस्टोर हो रहा है। मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। हियर द फोर्स इज दैट रिस्टोर्स, या जेईई मेन से पूछा गया था ये, ठीक है ना, अबाउट 2024। तो ऐसे ही सारे मतलब जो भी चीज़ें मैं लिखाऊंगा वो क्वेश्चंस में आए हुए हैं। तो फोर्स इज दैट रिस्टोर्स एन इलास्टिक बॉडी of unit area to its original state। स्पेलिंग को इग्नोर करें, है ना, गलती हो सकती है स्पेलिंग की। मैं स्पीड थोड़ा जाने वाला हूँ अभी बहुत धीरे चल रहा हूँ, थोड़ा स्पीड अप करना चाहिए, है ना, क्योंकि रिवीजन सीरीज है ऑफ कोर्स, है ना। तो सबसे पहले कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, जहाँ पे फोर्स हर मतलब कोई भी फोर्स नहीं है, कॉमन नहीं है। ये वो फोर्स है जो कि कोई भी इलास्टिक बॉडी है उसके ऊपर अगर कोई उसको अगर हम जैसे एक इलास्टिक बॉडी है, इसको मैं रॉड मान लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, इधर फोर्स लगा के इसको मैं खींच रहा हूँ। तो इसके ऊपर इस अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसके ओरिजिनल स्टेट को दोबारा लाने के लिए एक फोर्स लगेगा जो कि रीस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक है, एंड दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया जो कि स्ट्रेस में काउंट करते हैं। ठीक है, सो हमने ये पहला पढ़ लिया। ठीक है, एरिया तो वही है, एरिया उस पोर्शन का एरिया है जो कि जहाँ पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है। सो एरिया ऑफ पोर्शन जहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ सेकेंड टॉपिक आता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो होता है वो डेल्टा एल अपॉन एल होता है। सो व्हाट इज़ डेल्टा एल? डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, ओके, एंड एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ है। सो ये जो यहाँ पे जो एल है ये है ओरिजिनल लेंथ और ये है चेंज इन लेंथ। ना वो हमने क्या किया है ये पढ़ लेने का। तीसरा आता है यंग्स मॉड्यूलस। ये यंग्स मॉड्यूलस क्या है तो देखते हैं। यंग्स मॉड्यूलस में क्या है, यंग्स मॉड्यूलस है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। रिवीजन है एंड बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग इसको 2x पे देखना है इस वीडियो को पूरा, ठीक है ना।
या फिर 1.5x पे देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो, यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एल अपॉन एल, और इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला आ जाएगा जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ ये इतना याद रखने के बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। और आगे क्या बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ, जो स्ट्रेस है उसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है ना। पहला टाइप है जो कि बहुत ही सिंपल है, टेंसाइल स्ट्रेस। देखो ये जो टाइप है, टाइप जो है यहाँ पर मेरे को टाइप पढ़ाना तो नहीं चाहिए। देखो बहुत थ्योरी ही हो गई है, पूरी रिवीजन नहीं लग रहा है ना। लेकिन चलो मैं नाम लिख देता हूँ बस। यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखूँगा। टेंसाइल में क्या है कि ये जो फोर्स है वो पैरेलल लग रहे होते हैं लेंथ पर। जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ पे फोर्स लगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा स्ट्रेस, तो वो वाला फोर्स काउंट करके हम टेंसाइल स्ट्रेस मान लेते हैं। अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेस भी सेम ही होता है, ठीक है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेस, देखो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब होता है कि हम इसको खींच रहे हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं। एंड थर्ड इज, रिमेंबर पैरेलल लगता है फोर्स। देखो पैरेलल है फोर्स अपन, यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे टुवर्ड्स ईच अदर है, ठीक है। डेफिनेशंस नहीं याद रखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जेई में, मेंस में और एडवांस में भी डेफिनेशंस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। मैच द कॉलम में मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया है। यहाँ पर देखो ये जो था ये मैच द कॉलम का एक ही पार्ट है, एक्चुअली 4 पार्ट है। वो क्वेश्चंस मैं आपको क्वेश्चंस भी लाऊंगा ऑफ कोर्स, है ना। नाउ थर्ड, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या होता है, ये जो है ये टेंजेंट्स पे लगते हैं। मतलब ये जो है वो काइंड ऑफ से सियरिंग स्ट्रेस है। मतलब ये ऐसा है, ठीक है, मान लो ये 2-3 ऐसा थोड़ा सा, मतलब ये जो है ये यहाँ से इसका इलास्टिक है, मतलब यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये ऐसा हो गया। समझ आ रहा है तुमको? ये मतलब खिसक गया है ना, खिसक गया, इसको कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। ना टेंजेंट पे लगता है। सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ओह वेट, देखो इस टाइप को मैं यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। 5 नंबर पे आते हैं स्ट्रेन। ना अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया मैं। स्ट्रेस, देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। बट थिंग इज़ दैट प्रेशर में क्या होता है, वो प्रेशर जो होता है ऑलवेज एरिया के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। बट स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल भी हो सकता है और टेंजेंशियल भी हो सकता है ना। अगेन समझ आ रहा है तुमको? एग्जाम्पल ले लो, देखो ये है, इसके ऐसे यहाँ एरिया, ठीक है, हटा देता हूँ बच्चों, ठीक है। जो प्रेशर होता है वो स्केलर होता है, बट स्ट्रेस जो होता है वो टेंसर होता है। जो प्रेशर होता है वो कंप्रेसिव इन नेचर होता है, मतलब वो हर हमेशा कंप्रेस ही करता है। स्ट्रेस जो है आप देख सकते हैं टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है। अगेन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो फार इम्पॉर्टेंट। थिंग इज़ दैट कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्ट्रेन की बात करते हैं। तो स्ट्रेन जो था वो डेल्टा एल अपॉन एल था, इसका भी टाइप है। सो टाइप ऑफ स्ट्रेन पढ़ लेते हैं। तो टाइप ऑफ स्ट्रेन में क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रेन में टोटल 3 टाइप के स्ट्रेन होते हैं। पहला लीनियर होता है, दूसरा वॉल्यूम होता है और तीसरा होता है शियर। सो लीनियर में क्या होता है, लीनियर में हम जस्ट क्या कर रहे होते हैं, जैसे कोई एक रॉड है, मैं ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है, ये रॉड जो होता है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डेल्टा एल देखने को मिलता है और यहाँ से हमें ये लीनियर देखने को समझ आ जाता है, ठीक है। एंड वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या है, जैसे ये एक स्पेरिकल
मान लो बैलून है, ठीक है। तो इस बैलून में क्या करते हैं हम बहुत ज़्यादा हर तरफ से इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाते हैं। इक्वल अमाउंट याद रखिएगा, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाते हैं तो होता क्या है यहाँ पर, ये कंप्रेस हो जाता है। और ये कंप्रेस हो गया, इसमें होता मतलब पहले वॉल्यूम वी था मान लो, तो अब कितना हुआ होगा, वॉल्यूम फाइनल जो होगा, पहले वॉल्यूम वी था और अब उसमें डेल्टा वी माइनस कर देते हैं। और डेल्टा वी क्या है, ये डेल्टा वी है, दिस इज डेल्टा वी। समझा रहा है तुमको, और ये है वी फाइनल, ठीक है। अब आते हैं, ये वॉल्यूम वाला भी हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेन। अब आते हैं, अच्छा सबके फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो गया डेल्टा वी अपॉन वी। और शियर स्ट्रेन की बात करें तो शियर स्ट्रेन देखिएगा, यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ मान लो एक प्लैंक है, अब इस प्लैंक पे क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, देखो अच्छा से हम फोर्स लगा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, ये प्लैंक जो था वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं लेता हूँ, आप एक टेबल ले लो, ठीक है। यहाँ अलोंग इस साइड पर बुक को ऐसे करके रख दो और इसके नीचे ऐसे फोर्स लगाओगे तो बुक जो होगा वो टेढ़ा हो जाएगा और आपको देखने को मिलेगा कि शियर स्ट्रेन वहाँ पे जनरेट हो रहा है। क्लियर है, चलो शियर स्ट्रेन हो गया। अब शियर स्ट्रेन जो है उसको ऐसे, इसको ऐसे डिनोट करते हैं और इसको एक्स अपॉन एल कर देते हैं। डायग्राम बना देता हूँ मैं, एक्स अपॉन एल, एक्स क्या है एल क्या है, मान लो इसको एल, और यहाँ पर एक्स चेंज हुआ होगा, है ना, दिस इज 5, ये एंगल ही है, यहाँ पे एंगल है, ठीक है ना। अगेन दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, तुम्हें याद रखना है कि टाइप के नाम याद होने से ज़रूरी नहीं है, तुम्हें बस होना चाहिए कि वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वी, लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है जो कि खींचता है, कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होता है जो कि कंप्रेस करता है, टेंजेंशियल क्या होता है जो टेंजेंशियल लगता है। स्ट्रेन और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, स्ट्रेस, सिंपल डिफरेंस, एक ही पॉइंट याद रखोगे काम आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो स्ट्रेस होता है वो उसमें नॉर्मल और टेंजेंशियल दोनों होता है, बट प्रेशर ऑलवेज क्या होता है, एरिया के नॉर्मल होता है। स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेन भी बता दिया, ख़त्म। अब आते हैं आगे। हाँ अच्छा, एक चीज़ गौर किया क्या आपने, स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस है, क्या आपने गौर किया, स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस है ना, है ना, डेल्टा एल अपॉन एल, तो इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, यूनिटलेस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं कौन सा पॉइंट है, 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेस, ओके। सो थर्मल स्ट्रेस में कैसे है, देखो ज़रा, देखो थर्मल स्ट्रेस को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, कुछ चीज़ें आनी चाहिए। देखो इसको पढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ चीज़ें बेसिक्स बना देता हूँ, ठीक है। टॉपिक का नाम नहीं है, बहुत अच्छा है, समझो ज़रा। हाँ एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें टेम्परेचर पहले इनिशियल कुछ था, मैं अब टेम्परेचर फाइनल कुछ कर रहा हूँ, तो इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी का डिफरेंस है, सही है। मतलब हमने रॉड लाया, रॉड को हमने हीट कर दिया डेल्टा टी डिफरेंस के साथ, ठीक है। मान लेते हैं टी फाइनल जो है वो ज़्यादा है टी इनिशियल से, यानी कि डेल्टा टी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम बोल रहे हैं कि पहले लेंथ था एल, ठीक है। अब बताओ कि कुछ टाइम बाद आफ्टर हीटिंग इसका एल फाइनल क्या होगा, तो फॉर्मूला याद होता है जो कि आपको याद रखना है, एल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अच्छा अल्फ़ा क्या है यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है। तो अल्फ़ा जो होगा वो ऑलवेज क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है। सो देखो यहाँ जो अल्फ़ा है वो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, एल फाइनल जो होगा वो एल इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी होगा, ठीक है। इसको मैं एल इनिशियल ही लिख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अच्छा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल क्या होगा, खोल दो, तो एल इनिशियल इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा,
और इसको मैं डेल्टा एल को लिख सकता हूँ, एल इनिशियल अल्फ़ा डेल्टा टी। इसको आपको रिमेंबर करना, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमें बोल दिया कि हमें बता दो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। अब हमें इसी 6th टॉपिक में 6 में इसी में कर दो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। थर्मल स्ट्रेस का मतलब समझे क्या, कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से या घटाने की वजह से, मतलब डेल्टा टी होने की वजह से टेम्परेचर को ऊपर नीचे करने की वजह से क्या हुआ, लेंथ में चेंज आया। एंड वो लेंथ में चेंज जो है उससे स्ट्रेस होगा। क्यों होगा स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस का मतलब ही क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्लियर है। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस का मतलब। तो स्ट्रेस से स्ट्रेन भी आएगा। देखो हमें तो इतना पता है ना कि स्ट्रेन निकाला जा सकता है, क्योंकि डेल्टा एल हमें पता है, तो हम स्ट्रेन निकाल लेते हैं ना, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। लीनियर स्ट्रेन निकाल रहे हैं क्योंकि लीनियर ही निकलेगा ऑफकोर्स यहाँ पर। सो क्योंकि ये रॉड है और रॉड को हम थिन मान रहे हैं, ठीक है ना। एरिया होगा क्रॉस सेक्शन, बट हम उसको अभी थिन मान रहे हैं, ठीक है। डेल्टा एल अपॉन एल है, ठीक है। स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा एल अपॉन एल है, डेल्टा एल है, एल क्या था, ये एल इनिशियल था और डेल्टा एल, ठीक है। इसको वहाँ लेके चल जाओ तो क्या आएगा, अल्फ़ा डेल्टा टी आएगा, क्लियर है। अच्छा, जो यंग्स मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। पुट कर दो तो y इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया और यहाँ पे अल्फ़ा डेल्टा टी। अच्छा, हमें क्या निकालना है, हमें तो स्ट्रेस ही निकालना है। स्ट्रेस क्या है, यही है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू वाई अल्फ़ा डेल्टा टी, जो कि स्ट्रेस है। और ये कौन सा स्ट्रेस है, थर्मल स्ट्रेस। चलो ये भी आ गया। एकदम समझो एकदम समझो। तुम्हें अभी कुछ भी एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, मैंने सिर्फ यहाँ पर रिमेंबर लगाया है, तो तुम्हें बस यही याद रखना है, क्लियर है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक कौन सा है, सेवेंथ नंबर टॉपिक। 7 नंबर टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअली एक रिवीजन सीरीज़ है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सिंपल है ये, मतलब खुद से घर पे जाके कर सकते हो। अभी मैं फार्मूला बता रहा हूँ क्योंकि सिंपल बात है कि क्वेश्चंस फार्मूला से ही बनने वाले हैं आफ्टर ऑल, तो मैं फार्मूला याद रखना। सो देखो, एक फार्मूला बताऊंगा, उससे दूसरा फार्मूला अपने आप प्रूव कर दूंगा और आंसर आ जाएगा, क्लियर है। फार्मूला है एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का इज इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, क्लियर है। यही है फार्मूला, कितना आसान फार्मूला है ना। इसको तुमको याद रखना है, इसको भी रिमेंबर पे रख लो और इसको मैं 2 स्टार मार देता हूँ, क्लियर है। अच्छा, इस फार्मूले से एक और फार्मूला ला सकते हैं, क्या है कि एनर्जी लिख सकते हैं ना, तो क्या होगा, एनर्जी हाफ इंटू ये स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, क्लियर है। अच्छा, तो एनर्जी को ये लिख दिया हमने, क्लियर है। तो अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रेस को स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉड्यूलस लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है वो होता है ये, तो स्ट्रेस को इधर ले जा करके कर सकते हैं, सोचो। तो हाफ इंटू स्ट्रेस को क्या लिख दिया, स्ट्रेन, ठीक है। तो ये स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा और इंटू वाई इंटू वॉल्यूम, क्लियर है। चलो, तो इस एनर्जी को लिख सकते हैं अब हम हाफ इंटू, देखो अब जब यहाँ स्ट्रेन स्क्वायर आके, अच्छा हम अब एक और चीज़ कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रेस को रहने देते हैं, स्ट्रेन को लिखते हैं, क्या स्ट्रेन को लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन वाई। यहाँ क्या आ जाएगा फिर, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वॉल्यूम, ये आएगा फिर से। अच्छा, तरीके हैं लिखने के, याद कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन के तरीके से देख के तुमको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। उस समय अपने आप कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो, अब वॉल्यूम को कुछ लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम क्या मान रहे हैं, हम यहाँ एक वायर को मान रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है
टॉपिक का नाम है क्या, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर या रॉड या ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे थे, मतलब ये रॉड था, हम उसको खींच रहे थे तो स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एनर्जी आ रहा था। अच्छा, हम डायरेक्ट फार्मूला याद कर लिए थे, ठीक है, प्रूफ को नहीं देखे थे, ठीक है ना। बहुत आसान प्रूफ है एक्चुअली, खुद से देख सकते हो। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा या फिर मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, एक इसका प्रूफ, या फिर अलग से वीडियो ले आऊँगा, इट डिपेंड्स। एनर्जी क्या है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है, एंड इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता था, ठीक है, 2 तरीके से लिख दिया। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं। वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम एरिया इंटू लेंथ। एरिया इज़ क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, एंड लेंथ इज़ द लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, स्ट्रेस को लिख देते हैं कुछ, तो स्ट्रेस को लिख देते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। सही है, फोर्स पर यूनिट एरिया का स्क्वायर इंटू हाफ अपॉन गामा इंटू ए इंटू एल, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। या फिर एनर्जी को वो ऊपर वाले स्ट्रेन वाले से लिख सकते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेन का क्या लिख देंगे, स्ट्रेन लिख देंगे डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर इंटू वाई इंटू ए इंटू एल, या एल और ये एल कट जाएगा। क्लियर है। अगेन हाफ इंटू, समझो यहाँ हम क्या करते हैं, चलो एक ये आया। अब हम क्या करते हैं, हम जो हमें जो फॉर्मूला पता था, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। देखो मैं ये क्यों लिखा है, इतना सारा चीज़ पता है तुमको सिंप्लीफाई करने की। तुमको जब भी क्वेश्चन आएगा तुमको एक ही चीज़ दे रखा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन, कुछ एक चीज़ दे रखा होगा तुमको कहीं से भी कैसे भी करके, या फिर तुमको यंग्स मॉडल्स दे रखा हो, इसी में रिलेशंस दे रखे होंगे, तुमको एनर्जी डायरेक्ट पूछेगा। जेईई में ऐसा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैंने तुमको वहाँ लिख दिया है ना। अब देखो स्ट्रेस स्ट्रेन, अब इसमें भी एक आता है कि इसको मतलब वो भी याद कर लो, अभी जो मैं लिखाने वाला हूँ। स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन को लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, वॉल्यूम को लिख सकते हैं ए इंटू एल, एल एल कट जाएगा। देखो जरा, ये एरिया भी कट जाएगा और क्या आ जाएगा, हाफ इंटू फोर्स इंटू लेंथ ऑफ चेंज इन लेंथ या फिर एक्सटेंशन जो भी है एनर्जी। और इसको भी याद कर लो, काम आएगा। इसको मैं 1 स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि याद नहीं भी करोगे तो भी सिंपल है कि तुमको याद रखना है कि ये वाला फार्मूला से आया कैसे था। क्लियर है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलास्टिसिटी का लास्ट टॉपिक काइंड ऑफ से, ठीक है ना। देखो मैं इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन को साथ में पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि चैप्टर ही नहीं अलग है भाई, पढ़ ही नहीं सकते तुम अलग, क्वेश्चंस भी अलग नहीं आते हैं, मिक्स ही करके आते हैं। चलो कौन सा 8th टॉपिक है शायद, क्या, हाँ 8th टॉपिक है। तो 8th टॉपिक क्या है, कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा बच्चों को, मतलब लोगों को टफ लगती है, बट ये आसान है। कर्व बहुत अच्छा नहीं बनेगा अभी मेरे हिसाब से। देखो हो क्या रहा है, हो ये यहाँ पे ये रहा है, मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे ई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेस है और यहाँ पे स्ट्रेन है, क्लियर है। ये पॉइंट ओ है ओरिजिन, ठीक है ना। अब समझो है क्या, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, समझो हो क्या रहा है। देखो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का कर्व बनाया हमने, ये हमने कर्व बना दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए से बी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम ए बी वाले रीजन को देखते हैं, ठीक है। हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, लिख देता हूँ मैं ऑब्जर्वेशन। यहाँ से एडवांस लेवल क्वेश्चन बन सकता है, और पी वाई क्यू आया भी हुआ एडवांस पे, ठीक है ना। सो इसको थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। ओ ए जो है उस रीजन को देखने की जरूरत नहीं है, ए बी रीजन को देखते हैं अपन, ठीक है। ए बी रीजन में क्या हो रहा है, स्ट्रेस
इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखो गौर से, देखो ए बी रीजन में क्या है ना, ओह सॉरी, ए बी रीजन में एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये ए बी रीजन में स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। मतलब सॉरी, मतलब ओ ए रीजन में, वेट क्लियरफाई करता हूँ। ओ ए रीजन में क्या हो रहा है, ओ ए रीजन में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सबसे पहले एक चीज़, इसको पढ़ाने के पहले एक चीज़ पढ़ लो साइड में, काइंड ऑफ से 8th का हाफ टॉपिक है ना। यहाँ देखो, हुक्स लॉ, हाँ बहुत आसान है, मतलब लगभग इलास्टिसिटी एंड हो चुका है ना। तो देखते हैं हुक्स लॉ में क्या हो रहा है। तो हुक्स लॉ में हो ही बस इतना ही रहा है कि लोग कहते हैं, मतलब लोग, हुक्स लॉ कहता क्या है, हुक्स लॉ कहता है कि भाई किसी भी बॉडी जो है, कोई बॉडी जो है ना, उसमें इलास्टिसिटी की अगर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं वो लोग कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझ आ रहा है तुमको, मतलब इलास्टिक लिमिट तक, मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है, अगर प्रॉपर्टी में इलास्टिक लिमिट के विद इन इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है तो वो स्ट्रेस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। पर होता क्या है यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही यंग्स मॉड्यूलस आता है, और वहीं से आता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस। और ये तो तुम पढ़ ही चुके हो, बस नाम नहीं पता था हुक्स लॉ, ठीक है, या मैं नाम लिखने वाला हूँ। चलो, ए बी में क्या हो रहा है, हुक्स लॉ नहीं हो रहा है, हुक्स लॉ इनवैलिड है, क्लियर है। तो मैं क्या लिखूँगा, हुक्स लॉ नहीं हो रहा है। बट जो वायर है वो स्टिल रीगेन कर रहा है अपने ओरिजिनल लेंथ को, ठीक है। मतलब जो स्ट्रेचिंग फोर्स है उसको हटाने के बाद क्या हो रहा है, वायर अपने आप को रीगेन कर रहा है। समझो जरा, मज़ा आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पे हुक्स लॉ इनवैलिड है, ओ से ए, देखो यहाँ पे इस रीजन में हुक्स लॉ जो है वो मस्त चल रहा है, ए बी वाले रीजन में हुक्स लॉ नहीं चल रहा है। बट अगेन जो वायर है वो रीगेन कर रहा है, जो वायर है लेंथ को रीगेन कर रहा है। चलो अब हम BC वाले रीजन को देखेंगे। तो BC रीजन में क्या हो रहा है, स्ट्रेस जो है बहुत कम चेंज हो रहा है। देखो फिर से सुनो, इधर क्या हो रहा है, स्ट्रेस बहुत कम चेंज हो रहा है बट स्ट्रेन बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। मतलब छोटे से चेंज इन, समझो मजा आ जाएगा, छोटे से चेंज इन स्ट्रेस जो होता है करने पर, इसको डी, छोटे से चेंज इन स्ट्रेस करने पर स्ट्रेन के चेंज में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ रहा है। मतलब ये स्मॉल चेंज, थॉट लिख दूंगा मैं, लेड टू रैपिड चेंज। समझ आ रहा है तुमको, समझ आ रहा है, मतलब स्ट्रेस के स्मॉल चेंज से रैपिडली क्या हो रहा है, स्ट्रेन चेंज हो रहा है। कहाँ पर, BC पर, गौर से देखो, आ रहा मजा आ रहा है। और सुनो, इस बिहेवियर को ना, मतलब पॉइंट C तक यील्ड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर देता है कि वायर यील्ड कर रहा है, ठीक है, फुल अंग्रेजी है। चलो CD पे आता है। जो पॉइंट D है वह मैक्सिमम स्ट्रेस है, पॉइंट D पे मैक्सिमम स्ट्रेस है। अच्छा तुम बोलोगे कैसे विश्वास कर लूँ मैं, तो यहाँ देखो ना कैसे विश्वास करोगे, देखा। तो कोई बोलेगा पॉइंट D पे मैक्सिमम स्ट्रेस है, हाँ ग्राफ का मैक्सिमम का है पॉइंट D पर है, क्लियर है।
तो पॉइंट डी पे मैक्सिमम स्ट्रेस है, पर थिंग इज़ दैट वहाँ स्ट्रेन मैक्सिमम नहीं है, आ रहा है ना, वहाँ मैक्सिमम स्ट्रेन तो नहीं है। तो पॉइंट डी पर मैक्सिमम स्ट्रेस है, इसलिए उसको ब्रेकिंग और टेंसाइल पॉइंट या मतलब ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, कह दो। तो सी, जो सी पॉइंट है, सॉरी जो डी पॉइंट है, वहाँ पर क्या मैक्सिमम स्ट्रेस है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब ये ब्रेकिंग पॉइंट कह दो और या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ कह दो। ये नाम भी याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखो अच्छे सवाल इधर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी वाले सवाल बहुत लेवल के होते हैं ना, है ना। चलो डीई वाले रीजन को देखते हैं, ठीक है, डीई वाले रीजन को देखेंगे अब। अच्छा देखो डीई वाले रीजन को, अचानक से अगर डी पे आया, अचानक से ओए होए नीचे गिरने लगा, ग्राफ नीचे गिर गया, क्यों ही नीचे गिर गया, यहाँ देखो मैं इसको अच्छे से बना नहीं पाया, अचानक से नीचे गिर गया, अचानक से। अच्छा नीचे क्यों गिरा, कारण सिंपल है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस है डी के बाद, मतलब डी पे मैक्सिमम स्ट्रेस था, उसके बाद नीचे गिरने लगा क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, समझो स्ट्रेन बढ़ने लगा ना, समझ आ रहा है तुमको। तो वायर अब क्या हो रहा है, वायर उस लोड को सह नहीं पा रहा है, देखो ये ब्रेकिंग पॉइंट मतलब टूट गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय, मतलब इसके बाद सहन नहीं कर सकता, मतलब एंड पॉइंट हो गया ये। मैं इसको लिख देता हूँ कि इधर क्या होगा, वायर रप्चर कर जाएगा, ठीक है, वायर रप्चर एट ई, ठीक है, अनलोडेड भी लिख सकते हो, वायर रप्चर एंड अनलोडेड, ठीक है। अच्छा हमको कैसे याद है इतना कुछ, देखो मैं भी थोड़ा थोड़ा सोच सोच के ही बताता हूँ ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, अगेन समझो ज़रा कि ये सारी चीज़ें तुम्हें भी याद होनी चाहिए, क्लियर है, मज़ा है। बहुत क्रिप्स लिख दिया मैंने, क्रिप्स कर दिया। अब 9th टॉपिक है ना, 9th टॉपिक पे आते हैं। हाँ 9th टॉपिक, अच्छा एक एग्जाम्पल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको करवाना चाहूँगा, है ना। चलो 9th टॉपिक को इसको एक देखो, ये एक रॉड है जो कि दो दीवारों के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, डेल्टा टी चेंज कर रहा है, डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज कर रहा है, इसका लेंथ जो है वो एल है, ठीक है। अच्छा बताओ दीवार है, तुम दीवार पे हाथ मारोगे क्या दीवार खिसक जाएगा क्या, नहीं, दो दीवार है, दो दीवार के तरफ से तुम फिक्स करके रॉड को लगा दो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर डेल्टा टी तुम चेंज करते हो और डेल्टा टी पॉजिटिव मानते हैं, तो होगा क्या, लेंथ इंक्रीज़ होगा, लेंथ इंक्रीज़ होगा, ऑफकोर्स लेंथ फाइनल क्या होगा, ठीक है, लेंथ फाइनल क्या होगा, एल इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मतलब लेंथ क्या होगा, लेंथ फाइनल इंक्रीज़ होगा कि नहीं होगा बताओ। अब मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर कि अगर लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है, पर यहाँ तो लेंथ इंक्रीज़ हो ही नहीं सकता क्योंकि दीवार लगा दिया हमने, तो मतलब हमने रिस्ट्रिक्शन पैदा कर दिया। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर ये जाना इधर जा रहा है, बट जो दीवार है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, जो दीवार है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जो कि फोर्स रेसिस्टिव होगा, जो कि वॉल लगा रहा होगा, ठीक है ना। अब सुनो, इसी बताओ तुम यहाँ पे मेरे को, डेल्टा एल क्या होगा यहाँ पे, अब इसको वहाँ लेके चले जाओ तो क्या आएगा, अगेन एल आई अल्फ़ा डेल्टा टी, क्लियर है ना। अगर मैं ऐसा स्ट्रेन लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेन लिखूँ, वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा एल अपॉन एल, मीरर स्ट्रेन लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो डेल्टा एल अपॉन एल होता है, क्लियर है। सो डेल्टा एल यहाँ क्या है बताओ, डेल्टा एल यहाँ पे क्या है, एल आई अल्फ़ा डेल्टा टी। अच्छा एल क्या है यहाँ पर, एल क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ, समझो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो
हम ना ये स्ट्रेन को ना डिफाइन करते हैं एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट अ टेम्परेचर टी, जो कि टी फाइनली लेंगे ना। अरे देखो ना तुम, टी फाइनली तो लेंगे। टी फाइनल पे बताओ ओरिजिनल लेंथ होता क्या? ये होता, बट दीवार लगा के क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया लेंथ को। यही केस है, यही केस है हमारा, यही केस है कि हम क्या कर रहे हैं, ये लेंथ था हमारा और ये कर दिया, मतलब ओरिजिनल लेंथ क्या था, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और एल इनिशियल ही हो गया, एल इनिशियल एल से कट गया, क्या है अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखो ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब लोग क्या करते हैं दुनिया में, दुनिया भर के लोग क्या बोलते हैं अल्फ़ा तो बहुत ही छोटा होता है, अल्फ़ा ऐसे ही स्मॉल होता है, क्वेश्चन में स्मॉल ही दे रखा होगा अल्फ़ा। ऐसे ही अल्फ़ा डेल्टा टी तो और भी स्मॉल हो गया, मतलब स्मॉल ही है, स्मॉल ही है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर मार देते हैं। ओह, छोटे लोगों को इग्नोर मार देंगे, इग्नोर इट इन सम क्वेश्चन। अगर देखो ऑप्शन देख के काम करना है, अगर ऑप्शन में ये दे रखा है यही लगा के रखना है ना, सिंगल में। और अगर ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है और ये दे रखा है अल्फ़ा डेल्टा टी, तो ये लगा दूँ, समझ रहे हो तुम? ठीक है ना, इसको इग्नोर मार सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो, स्ट्रेन को फिर अप्रॉक्सीमेटली अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, अब चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, अब कौन सा टॉपिक, मतलब टॉपिक नंबर कौन सा है, 8 हो गया ना, 9th है ना, 9 टॉपिक है। चलो, तो 9 टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा और एक चीज़ पढ़ाते हैं अंदर। ठीक है, नोट है, देखो हम यहाँ पे इलास्टिक बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं। हमने एक बार भी मुंह उठा के नहीं देखा कि रिजिड बॉडी के बारे में कुछ देखा ही नहीं। थोड़ा सा रिजिड बॉडी पे भी आता है। रिजिड बॉडी का तो अर्थ समझ गए ना, मतलब इतनी इंग्लिश तो आती हो कि रिजिड है, मतलब है ना, हिल डुल नहीं सकता है, गलत है भाई। रिजिड बॉडी का मतलब कि ये ऐसा है, तो धक्का दोगे तो वो ऐसा ही रहेगा, है ना, ऐसा ही रहेगा। पत्थर है ये, पत्थर टूटता नहीं है, मतलब टूटता है, ब्रोक हो जाता है, ऐसा इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है इसके अंदर, ख़त्म। तो इलास्टिक बॉडी के बारे में ज़रा देखते हैं, क्लियर है। देखो, इलास्टिक बॉडी का डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि इसकी डेल्टा एल तो जीरो ही होगा, चेंज तो हो ही नहीं सकता, क्लियर है। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें यंग्स मॉड्यूलस लिखें तो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एल अपॉन एल। अच्छा, अगर ये जीरो हो गया तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा, फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब कि यंग्स मॉड्यूलस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको इलास्टिसिटी भी कहते हैं, है ना, तो समझ रहे हो तुम, इलास्टिसिटी ऑफ रिजिड बॉडी इज इनफिनाइट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं अपने 9th टॉपिक पर। ठीक है, 9th टॉपिक पर आ जाते हैं। अब हम देखो इलास्टिसिटी वाले चीज़ों को पढ़ लिया, यंग्स मॉड्यूलस को इलास्टिसिटी कहते हैं, याद रखो भाई। तो अब हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा अलग, ठीक है ना। अच्छा, हमने ना ये जो चीज़ थी स्ट्रेन, तो उसमें हमने ना वॉल्यूम स्ट्रेन पढ़ा था, याद करो, दिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखो याद दिलाऊंगा ना तुमको, कितनी बारी याद दिलाऊंगा, देख लो जरा, दिख रहा है तुमको यहाँ। अब 9th टॉपिक पर वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में थोड़ा और, ठीक है ना, मज़ा आए, देखो जरा। अच्छा देखो, वॉल्यूम स्ट्रेन भी निकालना सीखेंगे, जैसे लीनियर स्ट्रेन आता है ना, डेल्टा एल अपॉन एल, तो आता है ना। मतलब डेल्टा एल तो निकाल ही सकते हो, एल आई अल्फ़ा डेल्टा टी,
और एल तो ओरिजिनल है ही, तो वो क्वेश्चंस के हिसाब से डिफ़र करता है, ठीक है। 9th पे देखते हैं बल्क मॉड्यूलस। चलो बल्क मॉड्यूलस देखते हैं, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, ठीक है, कई बार इलास्टिसिटी है ना, सॉरी। सो बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। इलास्टिसिटी में क्या था, लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन, यहाँ क्या है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है ना। अच्छा, वॉल्यूम स्ट्रेस जो है ये फोर्स पर यूनिट एरिया है। अच्छा, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो लीनियर स्ट्रेस से अलग था, मतलब सॉरी ये क्या बोल दिया मैंने, जो प्रेशर था वो लीनियर स्ट्रेस से अलग था। कैसे अलग था, फोर्स पर यूनिट एरिया था वो प्रेशर, बट थिंक इज वहाँ फोर्स ही अलग था। वो फोर्स था टेंजेंशियल एंड पैरेलल, दोनों हो सकता है ना, बट प्रेशर में सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर होता है एरिया के। ये सब याद है, फील कर लो। यहाँ स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस में हम बल्क की बात कब करते हैं, देखो जरा, बल्क की बात करते हैं हम तब जब हम गैसेस की बातें करते हैं, ठीक है ना, जब हम गैसेस की बातें करते हैं, ठीक है। तो गैसेस में प्रेशर ही होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। वहाँ ये स्ट्रेस जो है वो लीनियर स्ट्रेस की तरह काम नहीं करता। तो वॉल्यूम स्ट्रेस में हम क्या करते हैं, प्रेशर को ही काउंट करते हैं, इसीलिए हम फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर ही लिख देते हैं और डेल्टा पी लिख देते हैं, चेंज इन प्रेशर, ठीक। और वॉल्यूम स्ट्रेन को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन को लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन वी। अच्छा, अब सुनो, मान लो ये ऐसा, क्लियर है। अब क्या हुआ, हर तरफ से फोर्स लगाया तुमने तो ये कंप्रेस हो गया। अब ये कंप्रेस जो हुआ तो पहले पूरा वॉल्यूम था v, अब क्या हो गया v माइनस डेल्टा वी हो गया, ठीक है, इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, वो जो चेंज इन वॉल्यूम आया, ठीक है ना, तो जो डेल्टा वी होता है हमारा, वो होता क्या है, यहाँ पे डेल्टा वी क्या पता है, यहाँ पे यहाँ का डेल्टा वी जो, इसको डेल्टा वी मानना है मैंने भी, ये है डेल्टा वी। अच्छा, इसको मैं दूसरा डेल्टा वी बोलता हूँ। देखो ये डेल्टा वी और वहाँ का डेल्टा वी में अंतर है। ये डेल्टा वी जो है अभी जो मैंने माना है वो बस एक वॉल्यूम है, इसको मैं डेल्टा वी की बजाय वी डैश लिख देता हूँ। अब मजा आया, इसको मैंने वी डैश मान लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैं, और ये पूरा वी था, ये जो पूरा पहले वी था, मतलब पहले वी इनिशियल वी नाम का बैलून था, वी वॉल्यूम का बैलून था, दबाया कंप्रेस हो गया, वी डैश से सटक गया वो, ठीक है ना, तो पचक गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, वी माइनस वी डैश आ गया, तो उसका अब नया वी फाइनल वॉल्यूम जो है वी माइनस वी डैश है। हम डेल्टा वी जो लिखेंगे वो होता क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है, यही तो पढ़ा है हमने ज़िंदगी में। तो वी फाइनल क्या है, वी माइनस वी डैश माइनस, और वी इनिशियल क्या है, वी, तो माइनस वी डैश आएगा, तो डेल्टा वी जो है वो माइनस है। अब हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हम बोलते हैं कि डेल्टा वी जो है, मान लो डेल्टा वी या मॉड ही लगा दो, तो यहाँ माइनस साइन लगा के रखो अलग से। मज़ा आ रहा है, आ रहा है ना। तो माइनस कहाँ से है वो भी समझ आ गया तुमको, यहाँ माइनस साइन भी लगेगा, क्लियर है। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला जो कि हमें याद रखना है, ठीक है। तो डेल्टा पी अपॉन वी, डेल्टा वी अपॉन वी, क्लियर है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करोगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी माइनस और वी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जो कि रिमेंबर रखना है मेरे हिसाब से। तो इसको इस फॉर्मेट में ही रिमेंबर रखो, ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर लिख दिया, और स्ट्रेन हो गया डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, मज़ा आ गया। चलो अब एक और चीज़ होता है यहाँ पर, यहाँ पे आता है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब बल्क मॉडल्स पर हमने गैसेस के लिए होता है, और यहाँ आता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी फॉर स्पेलिंग मत देखना, है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी में क्या है, k इज इक्वल्स टू 1/b होता है, और बाकी कुछ है नहीं, आंसर आ गया, है ना।
मतलब इसको उल्टा करके लिख दूँ तो हो गया कंप्रेसिबिलिटी। मतलब क्वेश्चन पे कंप्रेसिबिलिटी पूछे तो 1/b लिखता है बस, और कुछ है नहीं। चलो अब हम 10th टॉपिक पे आते हैं। तो 10th टॉपिक जो है वो है तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इसमें क्या है, मतलब हाँ जो हम सीरिंग वाले के पढ़ने वाले, सीरिंग स्ट्रेन और सीरिंग स्ट्रेस पढ़ा था ना हमने, 3 टाइप के पढ़े थे हमने, लीनियर, ठीक है, और एक पढ़ा था हमने, देखो पढ़ा सुना, देखो 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 याद दिलाऊंगा तुमको, याद दिला दूंगा भाई तुमको। स्ट्रेन में भी पढ़ा था लीनियर, वॉल्यूम, शियर, टेंसाइल, कंप्रेसिव, टेंजेंशियल पढ़ा था हमने। तो ये जो स्ट्रेन में हमने पढ़ा था ना, तीनों प्रकार के हम लेंगे अब। क्या, जैसे यंग्स मॉड्यूलस लिया था या बल्क मॉड्यूलस ले लिया, अब हम लेंगे शियर वाला मॉड्यूल। समझ आ रहा है तुमको, शियरिंग मॉड्यूलस कह लो या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कह लो, जो कहना है। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए अप्लाई है, बल्क मॉड्यूलस गैसेस के लिए अप्लाई था, और वो भी किसके लिए अप्लाई था, इलास्टिक बॉडी के लिए अप्लाई था, ठीक है। यहाँ सॉलिड, इसमें सॉलिड में क्या है देखो जरा, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, न्यू पढ़ते हैं इसको, और यहाँ पे क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन, और टेंजेंशियल स्ट्रेस को लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और टेंजेंशियल स्ट्रेन को लिख सकते हैं फाई, जो कि क्या होता है, याद है ना तुमको, फाई यहाँ था तो ऐसे ऐसे करके हमने टेढ़ा कर दिया था उसको, यहाँ पे फाई आ गया था, ये एल था और ये एक्स था, तो फाई क्या था तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan फाई, और फाई बहुत छोटा होता है इसलिए इसको फाई लिख सकते हैं। तो ये आया था हमारा, ठीक है ना। यहाँ से हमने फॉर्मूला बना लिया। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक है जो कि लास्ट में पढ़ाएंगे, पॉइजन रेशियो, उसको भी स्किप करते हैं। हम पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट कर देते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ टॉपिक का नाम लिख दिया हूँ, ऐसा अच्छा लगेगा तुमको, ठीक है ना। थर्मल एक्सपेंशन, तो हमने लीनियर एक्सपेंशन तो पहले ही पढ़ लिया है ना। लीनियर एक्सपेंशन पहले मतलब बिफोर हीटिंग ऐसा था, आफ्टर हीटिंग लंबा हो गया, डेल्टा टी से चेंज कर दिया हमने, तो क्या हो गया था, एल फाइनल जो था हमारा हो गया था एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी था। ये हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है ना। अब हम क्या बोलने वाले हैं, अब हम बोलने वाले हैं क्या कि लीनियर के बजाय अपन क्या पढ़ने वाले हैं, 10th टॉपिक है ना, 10th टॉपिक है, अच्छा ये 10th नहीं है, 11th है। चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि भाई साहब सुनो मज़ा आएगा। एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है मेरे मन में, मुझे सोच रहा हूँ पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए उसको। चलो पढ़ा देते हैं। 11th टॉपिक बहुत अच्छा, थोड़ा सा एडवांस, वेरिएशन ऑफ अल्फा विथ टेम्परेचर एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसको मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जो एक्सपेंशन है उसको क्या लिखते हैं, एक्सपेंशन को अल्फ़ा डेल्टा टी। तो जो एक्सपेंशन है, टोटल एक्सपेंशन, उसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे अल्फ़ा वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, मैं पहला लिख रहा हूँ, डिस्टेंस के साथ अल्फ़ा वेरी कर रहा है, तो अल्फ़ा लिख सकते हैं ax प्लस बी, पोलिनोमियल के फॉर्म में, ठीक है। मतलब सॉरी पोलिनोमियल नहीं है, कुछ है ना, ठीक है, फंक्शन है मतलब, ठीक है। तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या लिख रहा है हम इसको, एक्चुअली ये है क्या, अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ये, अल्फ़ा फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये ए एक्स प्लस बी है, और यहाँ पे ए बी कॉन्स्टेंट एक्चुअली, यहाँ जो ए और बी है ना वो कॉन्स्टेंट्स है एक्चुअली, ठीक है ना। तो जो थर्मल टोटल एक्सपेंशन हो गया, टोटल लिख ही देता हूँ कन्फ्यूज़न ना आ जाए। तो जो टोटल एक्सपेंशन है ना वो इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एक्स, यानी कि डी एक्स होगा, तो ए एक्स प्लस बी डेल्टा टी डी एक्स, ठीक है।
अब ये डी एक्स है क्या, देखो जरा समझो, जरा मज़ा आ जाएगा। एक रॉड ले लो, तुम क्या करो, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आओ, एक छोटा सा एलिमेंट काटो जो कि डी एक्स डिस्टेंस का होगा, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहे हैं आप, इस डी एक्स वाला डिस्टेंस पे जाकर अल्फ़ा एक्स के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो अल्फ़ा क्या आएगा डी एक्स पे जाके, क्या आएगा बताओ, ये इंटू ये आएगा, क्लियर है। और एट इंटीग्रेशन और इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी कर दोगे, टोटल एक्सपेंशन आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा बी नंबर पे आते हैं, ये थोड़ा अच्छा याद रखो भाई, मज़ा आएगा तुमको, ये सारी चीज़ें याद रखनी चीज़ें, है ना, क्योंकि करा ही रहे हैं टॉपिक अलग से, क्योंकि याद रखो तुम, ठीक है। अगर अल्फ़ा वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एल जो होगा फिर होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी, क्लियर है, ठीक है ना। 3 स्टार मार्क दो, थोड़ा एडवांस टॉपिक है। लेस प्रोबेबिलिटी इन मेंस, बट आ सकता है लेकिन, है ना, आ ज़रूर सकता है, क्योंकि एनटीए वालों का भरोसा नहीं है भाई, मतलब बहुत टफ नहीं आएगा ना क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में क्या ही टफ है मतलब, है ना। आगे बढ़ता है। अच्छा देखो, हमने लीनियर चीज़ें पढ़ ली हैं, अब हम एक चीज़ बताओ तुम मेरे को, क्वेश्चंस का सेशन मैं लाऊंगा पूरा का पूरा, मैं मतलब एक किस कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कर दूंगा, वो तो अलग बात है, ठीक है। थिंक इज दैट कि मतलब पढ़ रहे हैं ना, 3D वाली चीज़ें भी हो सकती है ना, मतलब हम तो रॉड पढ़ रहे हैं, तो रॉड एक ही तरफ से, देखो जैसे ये रॉड है, ये इसी तरफ से एक्सपैंड होगा ना, हम उसको बहुत थिन रॉड मान रहे हैं, तो ये इधर से एक्सपैंड बहुत नहीं होगा। मान लो यहाँ से भी एक्सपैंड हो गया, मान लो ना तुम कि अगर हम क्यूब ले लें, है ना, क्यूब ले लें पूरा, अरे हाँ क्यूबर्ड ले लिया, ठीक है, तो ये भी तीनों जगह से एक्सपैंड हो सकता है, एक्स वाई जेड एक्सेस पे, है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब समझ आ रहा है तुमको, तो मज़ा आएगा, ओह सॉरी, तो मज़ा आएगा, बट वो सारी चीज़ ना क्वेश्चंस में देखेंगे, ओह सॉरी, हाँ। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ाऊँ मैं, वेट, हाँ एक टॉपिक पढ़ सकते हैं अपन, इसको एसएचएम के साथ रिलेट करके पढ़ सकते हैं, और हमारा टॉपिक बचेगा फिर कि हम क्यूबिकल एक्सपेंशन वगैरह पढ़ सकते हैं, और हाँ, और बस लास्ट टॉपिक जो बचेगा हमारा वो होगा वो फ्लूइड के साथ। मतलब अब हम क्या करेंगे, चैप्टर्स को कनेक्ट करेंगे, बट कनेक्ट करने से पहले एक टॉपिक बच जाता है हमारा लास्ट, जिसको सबसे पहले वही पढ़ा देते हैं अभी, ठीक है। लास्ट टॉपिक मतलब एक्चुअली लास्ट ही है इस चैप्टर का, बट द थिंग इज़ दैट कि हम और भी टॉपिक लेके आएंगे और दूसरे चैप्टर को इस चैप्टर से कनेक्ट करेंगे, तो भी टॉपिक ही है एक्चुअली। सो ये 11th टॉपिक होगा, 12th टॉपिक होगा। सो 12th टॉपिक है जो कि है एरियल एक्सपेंशन। सो एरियल एक्सपेंशन में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, देखो मान लो ये एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, ये क्या है, स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। होगा क्या यहाँ पर, ये वाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है। हम क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में ही क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं लेंथ को, ऑफ कोर्स है ना। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, है तो रेक्टेंगल ही है, दिख रहा है रेक्टेंगल, ऑफ कोर्स स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या कर रहे हैं, ए के फाइनल को निकालते हैं, मतलब डेल्टा टी चेंज करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने पर क्या हो रहा है। अच्छा और सुनो, एक्स डायरेक्शन में अल्फ़ा एक्स मान लो और वाई डायरेक्शन में अल्फ़ा वाई मान लो, ठीक है। ए फाइनल क्या होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, ए फाइनल वो होगा ए इंटू 1 प्लस अल्फ़ा एक्स डेल्टा टी, एंड ए फाइनल सॉरी बी फाइनल जो होगा वो होगा बी 1 प्लस अल्फ़ा वाई डेल्टा टी, ठीक है। क्लियर है, आ गया मज़ा। अब सुनो तुम,
यहाँ हम क्या करने वाले हैं पता है? यहाँ हम करने सिंपल एक ही चीज़ वाले हैं, हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इनिशियल क्या था? ए इंटू बी। एरिया फाइनल क्या होगा? ए फाइनल इंटू बी फाइनल। क्लियर? जो कि क्या होगा? ए बी इंटू 1 प्लस अल्फ़ा एक्स डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फ़ा वाई डेल्टा टी। अब सुनो, ये पहले ही स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, और एक छोटी वैल्यू मान लो 0.001 है। ऐसे तो बहुत ही स्मॉल होगा ये, मतलब 10 की पावर में -4 ऐसा कुछ आएगा, 10 की पावर में -5 आएगा, बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाएगा। समझ आ रहा है तुमको इस दोनों मल्टीप्लाई करने पर? तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं कहना इस बात इतना ही चाहता हूँ कि इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेशन वगैरह करके एंड में एक ही चीज़ आने वाला है, ए बी इंटू 1 प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना? मतलब क्लियर है ना? अब अगर अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई और ये सब अल्फ़ा के बराबर हो गए तो ये क्या होगा? एरिया फाइनल होगा। एरिया एक्सपेंशन एरिया फाइनल है ना? तो वो क्या होगा? ए बी इंटू 1 प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा टी। और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 अल्फ़ा को बीटा मान लेंगे। ये फालतू चीज़ें हैं मतलब, लेकिन थ्योरी में है तो मैं करा देता हूँ, कहीं देख लिया आपने तो ये तो नहीं कहोगे कि नहीं पढ़ाया हमने। चलो, आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है ये, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। बाकी सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी, है ना? बाकी सारी चीज़ खुद से ही बना लोगे। ठीक है? क्लियर है? चलिए, अब हम क्या करते हैं? अब हम वॉल्यूम वाले में पढ़ते हैं। 13 नंबर टॉपिक हो जाएगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन कह दो या फिर क्यूबिक एक्सपेंशन कह दो, क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है? यहाँ पे एक क्यूब ले लेते हैं। ठीक है? एक मिनट। ठीक है? हम क्या कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? चलो, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम इसको ए मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं और इसको सी मान ले रहे हैं। ठीक है? लेंथ से। ठीक है ना? वॉल्यूम इनिशियल क्या होगा? ए बी सी। क्लियर है? अब होगा क्या कि ए फाइनल होगा कुछ, समझ रहे हो? इसको एक्स एक्सेस, इसको वाई एक्सेस और इसको जेड एक्सेस मान लेते हैं। तो इसमें अल्फ़ा एक्स मान लो, इसमें अल्फ़ा वाई मान लो और इसमें अल्फ़ा जेड मान लो। सेम जो एरियल किया है वैसे ही क्या करोगे? ए फाइनल निकालोगे तो अगेन क्या आएगा तुम्हारा? बहुत ही लंबा चौड़ा, मैं पूरा लिख देता हूँ। ए बी सी क्या आएगा? 1 प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा जेड इंटू डेल्टा टी है। ठीक है? अप्रॉक्सीमेशन करके, सब करके। ठीक है? और यही आपको याद रखना है, रिमेंबर। ठीक है? इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, इसको भी स्टार लगा देता हूँ। क्लियर है? बोलोगे तो मैं हाईलाइट भी कर दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है? लो, कर दिया हाईलाइट। देखो, है ना? इसको भी हाईलाइट कर दूंगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी याद रखोगे। बाकी तुम फॉर्मूला खुद बना ही लोगे, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड। अच्छा सुनो, अगर मैं और लिख ही देता हूँ ना यार, मतलब अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड तीनों इक्वल है, अल्फ़ा के हैं, तो क्या आएगा? ए फाइनल जो होगा वो होगा ए बी सी इंटू 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। इसको मैं ए बी सी को ए इनिशियल 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी और क्या बोल सकता हूँ मैं? 3 अल्फ़ा को गामा लिख सकता हूँ, तो उससे आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो इससे गामा की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे गामा की वैल्यू को क्या कह सकते हो? अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा जेड लिख सकते हो, याद रखोगे बस। अच्छा, एक चीज़ बताओ तुम मेरे को कि ये जो एक चीज़ समझो तुम, ये जो एक चीज़ समझो, अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई अगर इक्वल हो जाए तो क्या कहते हैं? अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई इक्वल नहीं होंगे तो क्या कहते हैं? अगर हर तरफ से इक्वल अमाउंट में अल्फ़ा चेंज हो रहा है
तो उसको आइसोट्रॉपिक कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोट्रॉपिक, ठीक है, आइसोट्रॉपिक कहेंगे। यहाँ पे मैं अंग्रेजी के 2 शब्द लिखूँगा, आइसोट्रॉपिक पहला, और दूसरा लिखूँगा एन आइसोट्रॉपिक, मतलब एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है। आइसोट्रॉपिक मतलब हो गया ये वाला कंडीशन, और एनाइसोट्रॉपिक मतलब हो गया कि वो अलग अलग है, मतलब समझ आ रहा है तुमको, ये वाला कंडीशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एंड लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चैप्टर्स के साथ रिलेशन निकालेंगे, बहुत सारे अलग अलग चैप्टर के साथ हम क्या करेंगे, रिलेशन, 2 ही चैप्टर के साथ, 2 या 3 चैप्टर के साथ रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। फ्लूइड निकालेंगे, वेव्स निकालेंगे, है ना, SHM निकालेंगे, ये सारे चीज़ निकालेंगे। क्लियर है ना? देखो कौन सा टॉपिक है, चैप्टर एंड होने ही वाला है, सब्र रखें। 12वां नंबर 12 टॉपिक, ठीक है। 1 घंटा होने वाला है। हम रिवीजन करने के बहुत ही रिवीजन एंड करने में बहुत ज़्यादा मतलब वो कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं उसको, बहुत ही कम टाइम है, मतलब हो जाएगा जल्दी। चलो 12वां टॉपिक, अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। चलो हमने क्या क्या पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन लेंथ पढ़ लिया, फिर हमने बोला एरिया भी पढ़ लिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो एरिया भी पढ़ लिया, स्क्वायर प्लेट का एग्जाम्पल है। फिर हमने वॉल्यूम भी पढ़ लिया, है ना, वॉल्यूम भी पढ़ लिया, क्यूबिक वाला एग्जाम्पल है, ठीक। अब हम पढ़ रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो वॉल्यूम पढ़ लिया तो डेंसिटी भी पढ़ ही लिया समझो। बट कुछ अप्रॉक्सीमेशंस जो कि वो भी याद रखनी है आपको, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, ठीक है। तो देखो जो डेंसिटी इनिशियल होगा वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इनिशियल होगा वो, ठीक है। आफ्टर डेल्टा टी चेंज क्या होगा दुनिया में, अगर चेंज होता है डेल्टा टी का, तो क्या होगा, जो वी फाइनल होगा ना वो होगा वी इनिशियल इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, या फिर इसको लिख सकते हो, इसको आइसोट्रॉपिक के लिए बात कर रहा हूँ अभी, आइसोट्रॉपिक मान रहे, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो क्या होगा वी 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है? अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं कि पी फाइनल क्या होगा, फिर पी फाइनल होगा मास तो वही रहेगा अभी भी, तो वी इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, तो फिर गामा डेल्टा टी, जो कह दो यार गामा ही लिख देते हैं यहाँ पे अभी, सही है। अच्छा देखो समझो जरा, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, पी फाइनल इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, या फिर हाँ ठीक है ना, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1, ठीक है। यहाँ बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं रो इनिशियल, लिख सकते हैं रो फाइनल, रो है ना ये रो, चलो रो फाइनल हो गया, रो फाइनल मतलब डेंसिटी है ना, तो पी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। अच्छा आप सुनो, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n होता है तो हम उसको 1 प्लस एन एक्स लिख देते हैं। क्लियर है? ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। मैथ से पढ़ाते हैं भाई। तो यहाँ क्या है, इसको भी लिख सकते हैं फिर हम, तो जो रो फाइनल होगा ना वो होगा रो इनिशियल 1 माइनस एन एक्स, तो एन की वैल्यू मतलब समझ रहा है तुम, 1 प्लस एन की वैल्यू -1 ही है तो माइनस ही आ जाएगा गामा डेल्टा टी, अप्रॉक्सीमेशन करके, ठीक है। तो ये आ गया फॉर्मूला, और जो कि याद रखना, चलिए अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक, 2 टॉपिक और बचे हैं। 13वां टॉपिक हो गया था, सॉरी ये 13वां था ना, 14वां होगा ना, तो फिर 14वां टॉपिक था ये, 15वां टॉपिक। 15वां टॉपिक क्या रखेंगे, 15वां टॉपिक रखेंगे मेरे हिसाब से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड, ठीक है।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड। देखो ये बहुत ही सस्ता टॉपिक है, मतलब बहुत सस्ता। अगर तुमको SHM आता है ना तो बहुत ही सस्ता टॉपिक है। SHM में तुमने पढ़ा होगा पेंडुलम के लिए, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम लिखते हैं तो तुमने टाइम पीरियड पढ़ा होगा पेंडुलम के लिए, वो होता है 2π√L/g, यही होता है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ क्या बोल रहे हैं ना, ये सीलिंग है या एक वायर है या इलास्टिक वायर है। अगर ये इलास्टिक वायर है या स्ट्रिंग कह दो, स्ट्रिंग ही लिखा होता है एक्चुअली एग्जाम्स में तो। और यहाँ हम क्या किया, हमने मास पुट कर दिया और ये मास है ना, इसको घुमा रहे हैं हम, ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं। अरे बहुत ही गंदा डायग्राम बन रहा है तो, हाँ ठीक है समझो। इलास्टिक स्ट्रिंग है, मास m है, ठीक है। मास बढ़ाने की वजह से दो कारण हो सकता है स्ट्रिंग के, डेल्टा एल का कारण क्या हो सकता है, या तो मास को इंक्रीज़ कर दिया जिससे क्या होगा, टेंशन इंक्रीज़ हो जाएगा, और टेंशन ही तो है वही फोर्स जो जिससे क्या होगा, इंक्रीज़ होने की वजह से स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाएगा और उससे बाकी गंदी गंदी चीज़ें हो जाएंगी, मतलब जो भी कुछ होना होता है, ठीक है। डेल्टा एल है, अब सुनना, डेल्टा एल जो है वो चेंज हो सकता है अगर डेल्टा टी कर दिया तो, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज़, ये टेंशन एक्चुअली, इसको मैं टेंशन लिख देता हूँ, TENSION, mg तो होगा टेंशन, है ना। तो डेल्टा टी कर दिया, टेम्परेचर है ये भाई, तो टी को बढ़ाया या घटाया, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से भी चेंज हो गया, डेल्टा एल चेंजेस, ठीक है ना। अब समझो, तो एल यहाँ क्या आएगा, अब एल फाइनल आएगा फिर तो, है ना, एल फाइनल आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो बस जो अब पहले टाइम पीरियड टी था तो अब टी डैश लिख दो, तो 2π√L फाइनल इंटू जी, और एल फाइनल कर सकते हो L1/1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। या फिर हाँ, तो बस ये लिख सकते हो, ठीक है। आ गया मजा। और क्या बोल सकते हैं भाई, बताओ। बस यही है और कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, है तो बताओ, तो और कुछ है नहीं, है ना। और बाकी जो चीज़ें अगर मैं उसको सब कुछ को, सारी चीज़ों को क्रिस्प करके बढ़ा दूँ तो फिर तुमको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि खुद से थोड़ा सोचना पड़ता है, क्वेश्चंस लगाओगे उस समय और मज़ा आएगा तुमको, ठीक है ना। चलो अब मैं क्या करता हूँ तुम्हारे लिए 16वां टॉपिक निकाल देता हूँ। तो ये सस्ता है ना, बहुत सस्ता टॉपिक था, तो इससे ज़्यादा सस्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता। 16वां टॉपिक, चलो 16वां टॉपिक क्या है, 16वां टॉपिक है तुम्हारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्लूइड, है ना। फ्लूइड पे भी होता है भाई साहब, समझो तो तुम, मतलब समझ आना चाहिए, मज़ा आ जाए तुमको फिर तो, है ना। एक्चुअली फ्लूइड वाला चैप्टर का नाम है फ्लूइड, इसमें लिख दो बायोएंसी फोर्स, ठीक है। अब समझो तुम, देखो होता क्या ना, कोई टैंकर ले लो तुम, तो इस टैंकर में क्या किया हमने, अगर कोई ऐसा ब्लॉक डाला है, ठीक है, तो ये पानी है, ठीक है, तो ये हाफ सबमर्ज्ड है मान लो, मतलब कुछ पार्ट उसका सबमर्ज्ड है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कहीं पे mg लग रहा होगा, सही है, ρVg लग रहा होगा, है ना, रो वाटर W, जो भी है, जो भी चीज़ें लग रही होंगी, इसको h मान के प्रेशर सब लिख सकते हैं, सब कुछ सही है। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है अभी कि यहाँ पर ना बायोएंसी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, ये सब कुछ सही है। मान लो इधर हम टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, मान लो टेम्परेचर को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पता नहीं भगवान ने पता नहीं क्या ही हो गया, टेम्परेचर चेंज करना ही है एट द एंड हर चीज़ में, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करना ही सही, मज़ा आता है हमें तो। हम मान लो टेम्परेचर चेंज कर दिया तो फिर क्या होगा, तो इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वो भी इंक्रीज़ करेगा। मान लो टेम्परेचर को हमने पॉजिटिव मान लिया ना अभी के लिए,
तो डेल्टा टी को पॉजिटिव मान ले तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, डेल्टा टी निगेटिव होता तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करता, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, कंटेनर का भी इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, यहाँ जो फ्लूइड है, मान लो वाटर ही है इधर, तो इस वाटर का भी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अक्सर लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताओ भाई कि अगर एच को कांस्टेंट रखना है, एच जो है एच वो कांस्टेंट रखना है उसको, या फिर मान लो कि जितना वॉट मतलब बी को कांस्टेंट रखना है, कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं वो, तो बताओ मेरे को तुम कि डेल्टा टी क्या होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं यार, मतलब है ना, कैसा ही क्वेश्चन पूछ देते हैं मतलब, समझ आ रहा तुमको। तो इस पर भी तुम्हें ही सोचना है, या फिर तुमको यही पूछ देंगे कि डेल्टा एच ही क्या होगा, मतलब फाइनल एच ही क्या होगा, ये भी पूछ सकते हैं तुमसे। तो एट द एंड तुमसे बहुत ही कुछ पूछ सकते हैं वो, और यहाँ सोच ना तुमको है, समझ आ रहा है। थैंक यू। ये जो टॉपिक है एंड वाला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बायोएनर्जी फोर्स, इसके लिए मैं एक अलग से प्यारा वीडियो लेके आऊँगा, मतलब जिसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा, बहुत ही एक्सट्रीमली डिटेल में, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। अभी के लिए काफ़ी, थैंक यू।